जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, PRC 1 यकीनन आप मैं ये नहीं पूछूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, फर्स्ट टाइमर्स हैं, ये वो सारा ये बातें जो है ना वो पूछने वाली बनती नहीं है। ठीक है, जैसे मर्दों से उनकी कमाई नहीं पूछते, औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछते, तो CA के बच्चों से उनकी अटैम्प्ट्स नहीं पूछते। ये एक रूल है, मैंने तो ये सुना है। अभी अभी मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने कहा मैं आपसे कर दूं। किसी से सुनी नहीं है, खुद कह रहा हूँ, क्योंकि दिल की आवाज़ जब तक नहीं आती तो फिर कैसे समझ सकते हैं आप। मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि देखिए, जब कोई भी चीज़ जब आपने करनी होती है ना, उसको करने के लिए दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीका जिसे आप नाम देते हैं हार्ड वे, जिसे हार्ड वर्क कहते हैं, जो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। कितनी बड़ी मैंने बात की है। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप बात। एक कहते हैं, जिसको कहते हैं स्मार्ट वे, जो आज के दौर में सबसे बेहतरीन अप्रोच है, सबसे बेहतरीन अप्रोच है। PRC से रिलेटेड जो है ना, PRC 1 से रिलेटेड मैं सबसे पहले बात करूं, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। तो PRC 1 से रिलेटेड मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि इसके लिए आपने हमेशा स्मार्ट अप्रोच को अचीव करना होता है। पहली कुछ बातें जो यकीनन आपको धचका देंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद वो पहले मुझसे नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने मुझसे पहले नहीं मुझे जानते होंगे कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा होता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब, आप लोग अगर कभी ऐसा हुआ या किसी जगह पर ऐसा हुआ कि आप लोगों को पढ़ाया गया किताब से, तो मैं पहले ही बता दूं कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। दैट वॉज हार्ड वे, हार्ड वर्क, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिसकी ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों आपको ये दिया गया कि आप किताब से पढ़ें और किताब को यूज़ करें, क्योंकि किताब का जो टोटल यूज़ है आपके इस पेपर के अंदर, दैट इज़ ओनली 25 to 30%, सिर्फ 25 से 30%। और अगर किसी ने आपको किताब से पढ़ाया हुआ ना, तो उसे जुल्म किया आपसे। ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं स्मार्ट वे अप्रोच की तरफ आपको लेके आता हूं। देखिए, इसको मैं 15 दिन में भी कवर करवा सकता हूं, 30 में भी करवा सकता हूं, 50 में भी करवा सकता हूं, लेकिन बात यही है कि जिससे कंस्ट्रक्टिव काम हो सके वो सबसे बेहतर होता है, जो एवर लास्टिंग हो वो सबसे बेहतर होता है। तो मैं आपके सामने आज एक एवर लास्टिंग अप्रोच रखूंगा, स्मार्ट अप्रोच रखूंगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से 5 दिन के अंदर अंदर ही आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने PRC 1 को कवर कर लें। एक बात तो आप अपने पल्ले बांध दो, पहले पल्ले बांध लो, वो ये वाली बात कि जनाब PRC 1 को पास असाइनमेंट से, सॉल्व्ड असाइनमेंट से कभी नहीं किया जा सकता। ये अपने पास लिख लो बात। सॉल्व्ड असाइनमेंट से आप कभी PRC 1 पास नहीं कर सकते। असल में आप वो जो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी होंगे आप लोग, और वहां पे ये बात आ रही होती है कि यार इथों कर लो, बस ABC टीचर की असाइनमेंट है, बस कर लो, वो पेपर 8 ही आएगा। यार करो, जरूर करो, लेकिन सॉल्व नहीं करनी। टॉपिक्स लो उनके, वोकैबलरी लो उनकी, वोकैबलरी जहां से मिलती है लो। इसी तरह आपके जो टॉपिक्स जहां से मिलते हैं वो टॉपिक लो, लेकिन किसी को रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। डायरेक्ट आपने क्या करना है कि वो टॉपिक लें और टॉपिक लेने के बाद उसको लिखें, और लिखने के बाद अपने टीचर को चेक करवाएं। यहां पर 80% बच्चे वो फेल होते हैं, 80% बच्चे वो फेल होते हैं जो इस वजह से फेल होते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट्स को खुद किया नहीं होता। मेरे पास ना जब आते हैं रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट के बाद मेरे पास बड़ी भरमार आती है बच्चों की। सर जी 5 दफ़ा फेल हो गया, 6 दफ़ा फेल हो गया, सर जी कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें, ये हो गया सारा। मैं सिर्फ उनसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे बस इतना बताएं, आपने असाइनमेंट्स कितनी की? कहता सर वो ABC टीचर की। मैं कह नहीं, मेरे कहने का मतलब है सॉल्व कितनी की आपने? आपके टीचर ने सॉल्व करवाई होंगी। कहते हाँ 1 दफ़ा करवाई थी उन्होंने। तो मैं कहा वो 1 दफ़ा चेक करवाई? हाँ जी सर 1 दफ़ा करवाई। बाद में कैसे? उन्होंने कहा था घर से कर लो, काम कर लो। मैं कहा पुत्र आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया था उसी वक्त ही। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे टीचर्स इस चीज़ की हैक्टिक नहीं लेते। टीचर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने किताब से, ये लेटर ये है, ये है, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पता लग गया ना, अब घर से कराना, अब इसको सॉल्व करना है लाजमी। और टीचर नहीं असाइनमेंट।
मैं अगर बात बताऊं तो मैं क्या करता हूं कि मेरा जो कोर्स पढ़ाना है वो सिर्फ 8 से 10 दिन है मेरे एक्चुअल क्लास में। जो बाकी डेज है मैं सिर्फ चेक करता हूं यहां पे बच्चों के सामने असाइनमेंट्स, और मैं कहता हूं भाई असाइनमेंट्स करो, चेक करवाओ भी। और यहां पे एक एक स्टूडेंट की चेक करवाई जाती है, और करवाने के बाद जो गलती बच्चा कर रहा होता है मैं उसे कहता हूं यार ये 20 दफा लिख के लाओ, 50 दफा लिख के लाओ। जो स्टूडेंट्स पुराने बैठे हैं उन्हें पता होगा मैं ऐसे ही करता हूं, ये तरीकाकार चल रहा होता है। तो जिन्हें नहीं किया होंगे वो फिर मैंने दोबारा नज़र आ रहा होंगे कि सर वो यह काम हो गया सी, सर वो मैं छुट्टियां कीतियां सी, सर वो मेरिया हरकतां सी, सर मैं हुण आई हैं जिदा मैं की करा, सैकेंड ईयर दी आदतां पईयां भैड़ियां सर। समझ आ रही है बात की? जिसने ये काम किया कि मैंने हमेशा ये मैं कहा करता हूँ, ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह हर सेशन में 100+ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा होता हूँ। फिजिकल क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन ऑनलाइन में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। तो उनके अंदर भी मैं हमेशा ये बात कह रहा होता हूँ कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर पेपर पास। वट यू हैव टू डू ओनली वट दैट आई एम सेइंग यू टू डू, बस वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब यही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ ही 5 दिन रखूंगा। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही करो, जो हो गया वो हो गया। किसी ने क्या करवाया भूल जाओ, किसी ने क्या पैटर्न बताया भूल जाओ। जो किसी ने करवाया, अब आप यहां पे मेरे पास आए हो ना, कुछ एतवार करके ही आए होगे, तो फिर मेरी सुन लो, एक दफा मेरी सुन लो ना, ठीक है, बाकी देखी जाएगी। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, जो मैं काम कह रहा हूं अगर उसके बावजूद को बच्चा फेल हो गया तो मुझे कहें नहीं सर तुसी टीचर ही नहीं हो। मैं आपको अभी का रिकॉर्ड बता देता हूं, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस पड़े हुए हैं बच्चों के, जिनमें ये कहा जाता है कि जो बच्चे ने पेपर जो है ना अटेम्प्ट किया, हर बच्चे ने पेपर पास किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि सर मैंने आपकी असाइनमेंट की, आपको चेक करवाई और मैं उसके बाद फेल हो गया। कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और आज तक मैं 1000+ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। ये मैं सिर्फ PRC 1 की बात कर रहा हूं, PRC 5 की नहीं अभी कर रहा, PRC 1 के अंदर। और जिन बच्चों ने काम किया उन्होंने मुझे कहा कि यस सर पास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो पहली बात तो ये ज़हन से निकालने कि जनाब जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप फेल हो जाओगे, फेल वाला काम नहीं होगा, लेकिन बस अपना थोड़ा रास्ता सीधा करना। अब वो मैं रास्ता आपको बताऊंगा, और वो रास्ता क्या होगा, स्मार्ट रास्ता, उसको अचीव करना। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि जो चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स करनी है। और असाइनमेंट्स का टारगेट आज अगर 6th है तो मैं कहता हूं कि डेली बेसिस पे मिनिमम हर टॉपिक की डेली बेसिस पे आपने जैसे फिशबोन है तो फिशबोन के टोटल कम से कम आपने आज से ही ये माइंड में रखना है कि मैंने 10 टॉपिक्स तो लिखने हैं, खुद लिखने हैं। पैराग्राफ राइटिंग मिनिमम 10 टॉपिक्स, एफिनिटी मिनिमम 5 टॉपिक्स। ये मैं आपको बता रहा हूं साथ कि आपने कैसे करना है। 10 टॉपिक फिशबोन के ये करने हैं मैंने, 5 टॉपिक एफिनिटी करने हैं, और वो जो 15 टॉपिक होंगे 10 और 5 उन पे पैराग्राफ राइटिंग, 30 नंबर ये आपके कवर हो गए। फिर उसके बाद अगला आएगा कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन MCQs का पोर्शन, जो पोर्शन है वो है आपकी कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपने क्या करना है कि मैंने मिनिमम 10 पैसेजेस, मिनिमम 10 पैराग्राफ्स MCQs के साथ सॉल्व करने हैं। और जब प्रेसी की बनाने की बात आएगी जो कि अलहदा 10 नंबर का टॉपिक है, उसको मैंने करना है कितनी देर में, कितनी मैंने टॉपिक्स करने हैं वो भी 10 करने हैं। ये आपने अपने पास माइंड में रखना है। इसी तरह लेटर्स, हर जो टाइप ऑफ लेटर है या टोटल जो लेटर्स मुझे पता चलते हैं कहीं से भी, तो मैंने 15 लेटर्स कम से कम करने हैं, लिखने हैं खुद, रट्टा के तो नहीं मारना, खुद लिखने हैं। इसी तरह मेरे पास वोकैबुलरी है, जहां से मिलती है मैं उसे करूंगा, जहां से जो मिल रहा है डेली बेसिस पे। आप इसका ये रिकॉर्ड रख लें कि डेली पे मैंने इसको वीडियो फॉर्म में बनाया हुआ है, तो आप इस तरह से उसे कर लें कि मैंने डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट लगाने हैं। चाहे मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, जरा मोबाइल यूज़ करें, जिन्होंने भैड़ी आदत है अल्लाह माफ़ करे, वो फिर मोबाइल टिकटॉक ना वेखे, फिर वो टेस्ट कर लवे हैं कमोड से बह के, तो उंज पैरों भार बह के तो बड़ी दर्द होंगी, मैं हिसाब लाया सुने कि तो वैसे आप कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि 10 मिनट इस तरफ लगाएं, सोते हुए मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो आप उस वक्त वो टेस्ट कर लें, लेकिन 10 मिनट बस देना है, 2 टेस्ट बन जाएंगे आपके पास, 15-15 MCQs होंगे तो ये 7 सॉल्व होते जाएंगे, बड़े आराम से आप पास हो जाओगे, ये क्लियर हो जाएगा। जब वो छोटे छोटे टेस्ट हों, फिर 200 MCQs का एक ग्रैंड टेस्ट है, 150 MCQs का एक ग्रैंड टेस्ट है, बस उसे सॉल्व करना है और फिर तसल्ली रखनी है कि अल्लाह मुझे पास कर देगा।
वोकैबलरी के अंदर। ये तो वोकैबलरी है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे, अच्छा ज़्यादातर बच्चे ना ये ड्रामा करते हैं कि सर वोकैबलरी नहीं आई मुझे, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो मैं उसे कहता हूँ अल्लाह के बंदे, वोकैबलरी समझो 20 नंबर की नहीं आई, 80 नंबर बचे थे, 80 में से 50 क्यों नहीं ले सके, 80 में से 50 क्यों नहीं ले सके? गलती है ना, मानो, क्यों नहीं मान रहे? मतलब है कि आपको लिखना नहीं आया, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सके, ये चीज़ों को आप कवर नहीं कर सके। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं पेपर पैटर्न नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को पता है, ये टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें होती हैं, ये बस एम ड्रामे होते हैं, मैं इन ड्रामों के ऊपर नहीं मानता। इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, मैं स्मार्ट की तरफ जाऊंगा, क्या आपने करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। इस वक्त मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहला काम ये मैं आपको लेके आ रहा हूं इधर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपने आने के बाद पहला काम क्या करना है, मैं वैसे लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी इधर आ जाए, ये रेहान ऑनलाइन एकेडमी पे आना है आपने। आने के बाद आपने इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये प्ले लिस्ट के अंदर आना है। प्ले लिस्ट के अंदर ये देखिए जी, असाइनमेंट चेकिंग नजर आ रहा है सबको, इस असाइनमेंट चेकिंग के सेक्शन की तरफ आपने आना है। इसमें मैंने लाइव असाइनमेंट चेक की हुई हैं, शुरू से शुरू हो जाओ, जिधर से भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये असाइनमेंट की तरफ आएंगे, पहला तो ये यूजफुल लेक्चर है रिलेटेड टू असाइनमेंट, ये आपने सुन लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई भी असाइनमेंट, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी असाइनमेंट आपने सिर्फ उसको देखना है कि मैं उसे चेक कैसे कर रहा हूं। जैसे कोई भी ओपन कर रहे हैं, ये वाली है तो मैं इसको ओपन कर देता हूं और इसको देखते हैं कि मैंने क्या करवाया हुआ। अच्छा, मैं इधर आता हूं, देखिए मैं चेक कर रहा हूं इसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, फिशबोन डायग्राम को। ये सारी चीज़ें आपने अप्रोच क्या रखनी है इसमें, सिंपल डिफरेंट किस्म की चीज़ें चेक की जा रही हैं। आपने अप्रोच क्या रखनी है कि डेली ना मैंने लाजमी एक वीडियो के कम से कम 20 मिनट तो देखने ही देखने, सिर्फ देखने और कुछ नहीं करना। जो चीज़ें बताई जा रही हैं न्यू कि यार ये गलती है इसको ठीक करो, आपने अपने पास लिख लेना उसको कि ये गलती मैंने नहीं करनी, और उसको अपने पास नोट डाउन करें वो गलतियों को जो आप कर रहे होते हो, क्योंकि वही गलतियां हम कर रहे होते हैं और उसी वजह से हम फेल हो जाते हैं। ये काम हमने नहीं करना, आपने डेली असाइनमेंट चेक करनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये वाला करना है कि ये देखें पीआरसी लेक्चर्स फॉर जनवरी 2025, इसमें आपने और कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ प्ले लिस्ट में आना है। सबसे एंड पे आप आएंगे, चलो सबसे एंड पे यार, ये सबसे एंड पे मैं आ रहा हूँ, इसको छोड़ दें, इतना लेक्चर्स देखने का आपके पास अब इतना टाइम नहीं है। आपने डायरेक्ट सबसे पहले जो काम करना है, सिर्फ ये 40 मिनट का एक लेक्चर है जो आपने सबसे पहले देखना है। ये आ रहा है जी, यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है पीआरसी 1 पेपर पैटर्न, नज़र आ रहा है सबको। ये वाला लेक्चर 40 मिनट्स का आपने सबसे पहले देखना है, जिसको बेसिक्स के बारे में, हाँ ये जो मैंने अभी असाइनमेंट वाली बात बताई है यही मैंने यहाँ पे बताई हैं, पेपर पैटर्न मैंने बताया, तो जिसको बेसिक चीज़ों का, ये जो बातों का जो मैंने उसे बताई है, इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये 40 मिनट्स का सिर्फ एक लेक्चर देखेगा, बस इतनी बात। दूसरा, ये नीचे ही आपको रिवीजन सेशन नंबर 1 नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने बेसिक ग्रामर को बहुत अच्छे से कवर करवाया था। जब मैं 2 दिन की क्लास आपको दे चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं 2 दिन की क्लास आज की और कल की दे चुका हूँ, तो फिर आपने ये वाला सेशन लाजमी देखना है। सिर्फ देखना है, 2x पे करके देख लो, लेकिन सिर्फ देखना है आपने, ताकि बेसिक ग्रामर से रिलेटेड और आपकी जो ये वाली 2 दिन की पढ़ाई है ना, इसकी रिवीजन भी पूरी हो जाए। चाहे ये 4 घंटे लिखा हुआ, इसके अंदर और भी चीज़ें करवाई हुई, आपने सिर्फ बेसिक ग्रामर की चीज़ों को ही रिवीजन करनी है और जाते रहना कि बस ठीक है जी मेरा काम कवर हो गया, आगे आपने और कुछ नहीं करना। मेन आपका यहाँ पे काम यही होगा कि आपने वो असाइनमेंट चेकिंग, और दूसरा मैंने आपको ये लेक्चर बता दिया, और रिवीजन पहले 2 दिन के बाद वाली वो आपने देख लेनी है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं बेसिक ग्रामर के अंदर बहुत ही वीक हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा जानना है, तो इसमें ये देखिए मैंने टोटल 9 डेज तक के लेक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। डे 1 से शुरू होना है और ये चलता है सिलसिला डे 9 तक। आपने डे 9 तक के ये लेक्चर्स ले लें, क्योंकि बेस बहुत ज़रूरी है। अगर बेस आपकी नहीं बनी है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे आपने लिखना है। 70 मार्क्स तो सिर्फ लिखने के हैं, अगर सही लिखा नहीं होगा तो काम ख़राब है, लिखने और अंडरस्टैंड।
कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये बेस का क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेस अगर आपके क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। आप फिर पेपर की तैयारी 3 दिन में कर सकते हैं। अभी भी 15 दिन पड़े हैं, बहुत टाइम है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम है। लेकिन क्या है कि आपकी बेस कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेस कवर नहीं होगी तो प्रॉब्लम है, बेस कवर नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जी जी, आ जाए। तो ये चीज़ को समझना है आपने। अच्छा, ये अप्रोच समझ आ गई है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बैठ जाए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये समझ आ गई है बात? आपने ये अप्रोच अपने पास जो है ना वो लाजमी रखनी है। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बात को आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने चीज़ों को लेके आता हूँ और उसको समझाता हूँ, जिसको हम फर्स्ट नाम देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी थी कि मैंने जो सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया 5 डेज प्लान का, ये सिलेबस क्या था? किसी ने देखा सिलेबस? नहीं देखा? उसमें मैंने 2 दिन रखे हैं बेसिक पे, 2 दिन रखे हुए हैं बेसिक पे। यानी आपके टोटल पेपर को जो मैंने इंपॉर्टेंस दी है, उसमें इंपॉर्टेंस का बहुत मेजर जो पोर्शन है वो किसके ऊपर है? बेसिक के ऊपर। और ये बुनियाद है। अगर बुनियाद आपकी क्लियर नहीं है ना, इसका मतलब है कि नथिंग कैन बी डन। बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती, काम खराब होता है, सब कुछ खराब हुआ रहता है। तो इसलिए बेस को कवर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसी बेस के लिए अब मैं आपके सामने इस चीज को लेके आऊंगा। अब जनाब, बुक्स वगैरह कुछ नहीं करना, जो सिर्फ मैं बताऊंगा वही करना है आपने। जो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से बताऊंगा, आपने उसको समझते जाना और अंडरस्टैंड करते चले जाना है। अब मैं जरा लेके आता हूं बात की तरफ। हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं ना, जुमले बोल रहे होते हैं। और कितने जुमले इस दुनिया में होंगे? सेंटेंसेस कितने को होंगे? करोड़ों होंगे ना, करोड़ों अरबों सेंटेंस होंगे। वो आया, वो गया, उसने देखा, इस तरह पता नहीं क्या क्या सेंटेंस। अभी मैं बोली जा रहा हूं तो ये भी क्या है? सेंटेंसेस हैं। आपके लिए सबसे मजेदार वाली बात यह कि दुनिया जहां के ये जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, सिर्फ 2 इकसाम पे मुश्तमिल होते हैं। 2 किस्म के होते हैं, सिर्फ 2 किस्म के। अब मैं एक मिनट पहले इसे लिख लूं, फिर मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। सेंटेंसेस जो दुनिया जहां में बोले जाते हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक वो जिसके अंदर एक्शन होता है, और एक वो जिसमें एक्शन नहीं होता। बस इतनी सी बात। एक वो जिनमें एक्शन होता है और एक वो जिनमें एक्शन नहीं होता। एक्शन से क्या मुराद है? देखना एक्शन है, सोचना एक्शन है, चलना एक्शन है, खाना एक्शन है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन हो और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन ना हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन हो और ऐसे जिनमें एक्शन ना हो। सिंपल सा ये रूल आपने याद रखना है। करोड़ों जो सेंटेंसेस, अरबों सेंटेंसेस बोले जाते हैं, बस ये 2 कैटेगरीज हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। इतनी आसान है इंग्लिश, वही मैं आपको समझा रहा हूं। 2 किस्म की कैटेगरीज में आपने समझ लेना है। याद रखें कि सेंटेंस के लिए पहला तो एक रूल आपने याद रखना है कि उसके लिए 2 पैटर्न फॉलो होना जरूरी है। या तो वो SVO पैटर्न फॉलो कर रहा होगा या वो OVS पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। यह समझना जरूरी है। या वो SVO पैटर्न फॉलो कर रहा होगा या वो OVS पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। इनमें से कोई एक पैटर्न होगा, वरना तीसरा कोई पैटर्न दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। SVO पैटर्न क्या है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यह बात समझ आ गई है? तो ये होते हैं सेंटेंसेस, इन्हें नाम देते हैं सेंटेंसेस का। जो स्टूडेंट सेंटेंसेस नहीं बना पाते, सेंटेंसेस के अंदर गलती करते हैं, वो यही होता है कि वो इस स्ट्रक्चर को स्पॉइल करते हैं। वो पहले वर्ब लिख देंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इस किस्म के काम पे आ जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि सारा उनका काम खराब हो चुका होता है।
तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हमने ये पैटर्न को लेके चलना होता है, एसवीओ पैटर्न या ओवीएस पैटर्न, ये हमेशा आप याद रखें। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के लिए, तो सेंटेंसेस से मुराद यही है, एसवीओ वर्सेस ओवीएस। बाकी फर्दर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बस अब इतना समझ ले। अब मैंने कहा कि दो किस्म के सेंटेंस हैं, या तो होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, या तो वो होते हैं जिनमें एक्शन होता है। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिर में सब्जेक्ट क्या होता है, और दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नाउन क्या होता है। बस ये दो चीजें। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या? काम करो, यानी आप इसके लिए बस ये नाम याद रखें, मेन टास्क परफॉर्मर। ठीक है, आप इसको नाम देते हैं किंग ऑफ द सेंटेंस भी। ये किंग होता है सेंटेंस का, किंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये परफॉर्मर होता है, ये मेन परफॉर्मर होता है कि जिसके बगैर गेम नहीं चलती। ये बात याद रखें। तो सब्जेक्ट क्या होगा कि जो टास्क को परफॉर्म करेगा। दूसरा, ये नाउन क्या होता है? नाउन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात ये है कि अब इस पर जो कि टाइम नहीं इतना ज्यादा लेके जा सकता, टाइम कम है। नाउन कहते हैं एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल, हर वो चीज जो हमें नजर आए या ना नजर आए, बस उसका कोई नाम होना चाहिए। हर वो चीज जो हमें नजर आए या ना नजर आए, बस उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। उसे क्या नाम देंगे? नाउन का। बस सिंपल सी बात है। गुस्सा कभी देखा? नहीं देखा, मैंने नहीं कभी देखा, ना ही किसी और ने देखा होगा, क्योंकि गुस्सा कभी नहीं होता। गुस्सा इट सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मैं मुंह अपना ही अखा हो जी बना लवा तेरा मतलब है गुस्सा, लेकिन गुस्सा असल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह खुशी, क्या खुशी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती ना, खुशी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कुछ कहते हैं हाँ सर मैंने देखी है, हमारी हमसाई है, लेकिन वो वाली नहीं होती। मेरी खुशी से मुराद कोई और बात है। तो खुशी एग्जिस्ट नहीं करती इट सेल्फ। तो ये सारे इमोशंस हैं। आप इन तमाम इमोशंस को जो नजर नहीं आ रहे होते, इन्हें क्या नाम देंगे? नाउन, क्योंकि नाम है। अब ये बात बड़े ध्यान से सोचें, सुने। जो नाउन होता है ना, वो या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, बस ये बात आप समझ लें। नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा समझिएगा कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस ये क्या होते हैं कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हम बताया कि नाउन है यानी मेन नाउन है। नाउन की तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। आप नाउन की जगह पे सब्जेक्ट भी अज्यूम कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट की तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। या तो वो बता रहे होते हैं सब्जेक्ट की स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? हालत। या तो वो बता रहे होते हैं सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस, या तो वो बता रहे होते हैं सब्जेक्ट की पोजेशन। स्टेट क्या होती है? हालत। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मार्कर अच्छा है, तो ये क्या है? मार्कर की स्टेट है, हालत है, अच्छा है। मैं कहता हूं ये एक मार्कर है, ये क्या है? एग्जिस्टेंस है। मेरे पास मार्कर है, पोजेशन। तो याद रखें कि दुनिया जहां के हजारों नहीं बल्कि लाखों नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस वो सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। बस सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। या तो वो स्टेट के बारे में बताएंगे, या वो एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे, या वो पोजेशन के बारे में बताएंगे। बस किसी चौथी चीज के ऊपर नहीं बता रहे होंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपको बड़ी अच्छी न्यूज मिलने वाली है, बस अभी इस चीज को पहले समझें। या तो वो स्टेट को बताएंगे, या एग्जिस्टेंस को, या पोजेशन को। मैंने अभी एक आपके सामने रूल बोला कि जो भी सेंटेंस होगा उसके रूल में शामिल है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये पहले आएगा, फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। एक चीज इसके साथ समझ ले, सेंटेंस के रूल में ये बात शामिल है कि अगर सब्जेक्ट पहले आता है तो उसके साथ वर्ब मस्ट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है
फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। जैसे मैं कहता हूं चाइल्ड वीप्स, चाइल्ड वीप्स, चाइल्ड क्या है, रो कौन रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। वो क्या कर रहा है, रो रहा है। अच्छा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए एक चीज तो हमेशा याद रखें कि सेंटेंस के अंदर वर्ब होना मस्ट है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है। और हम स्टूडेंट्स यही करते हैं, वर्ब ही नहीं डालते, सब कुछ लिखा होता है वर्ब छोड़ देते हैं। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं। अच्छा, वर्ब के साथ उससे पहले या तो सब्जेक्ट लगा हुआ होना चाहिए या ऑब्जेक्ट लगा हुआ होना चाहिए। ये देखें, अगर ये बाद वाला मौजूद है फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है। इधर ये बाद वाला मौजूद है फिर भी ठीक है, ये नहीं है तो फिर भी ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि जो वर्ब होता है उससे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए या वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से एक चीज होना मस्ट है, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा। अच्छा, अगर इनमें से कोई चीज मौजूद नहीं है तो फिर वो क्या होगा, उसे हम नाम देते हैं फ्रेज का। क्या नाम देते हैं, फ्रेज का। तो जनाब डे 1 जो भी मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया, डे 1 में आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्सेस फ्रेज की एक्सरसाइजेस मैंने दी हुई हैं समझने के लिए, उसको जरा समझ लीजिएगा। सिर्फ वो समझ आ गया ना आपको तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। उसको जरा एक बार समझ लीजिएगा। और जानबूझ के मैंने उसके अंदर एक्सरसाइजेस के अंदर जानबूझ के मैंने कुछ सेंटेंसेस गलत किए हुए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। और अगर मसला हो तो मुझसे पूछिएगा लाजमी, ठीक है। सब्जेक्ट और फ्रेज में डिफरेंस मैंने उसमें बताया हुआ। अब वापस बात की तरफ आते हैं। तो सेंटेंस के एक हिस्से के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक हिस्से के ऊपर हैं। तो हमने ये बात की कि सब्जेक्ट जो कि नाउन होता है उसकी 3 चीजों पे बात जब की जाए तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, नॉन एक्टिविटी। और नॉन एक्टिविटी के लिए एक और रूल याद रखें, वो ये वाला रूल है कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, मेन वर्ब यूज नहीं करते। मेन वर्ब अगर आ गया तो फिर तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। मेन वर्ब तो एक्शन होता है ना, मेन वर्ब का नाम तो एक्शन है। मैं इसके साथ वर्ब भी आपको चलो बता ही देता हूं। वर्ब के बारे में हमेशा बात याद रखें, वर्ब 2 किस्म के होते हैं। वर्ब 2 किस्म के होते हैं। एक किस्म होती है जिसे हम नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है जिसे हम नाम क्या देते हैं, मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब का दूसरा नाम है एक्शन वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या है, एक्शन वर्ब। यह बात आपने याद रखनी है। तो वर्ब जो होता है उसकी एक टाइप हेल्पिंग वर्ब भी है। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, जो मेन वर्ब के साथ लगे हुए होते हैं, मेन वर्ब के साथ लगे हुए होते हैं। अब जरा बात समझिएगा, हम जब सेंटेंस बोलते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, तो हम कितने जमानों में बोलते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वो जो गुजर गया, एक वो जो अब है, और एक वो जो आएगा। यही है ना, कोई चौथी टाइप तो नहीं है। इन 3 हिस्सों के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, एक वो जो गुजर गया, एक वो जो है, और तीसरा वो जो आएगा। मैं इसको यहां पे ये लिख देता हूं। एक होता है जनाब पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। अब जरा बात समझिएगा, हमने एक बात अभी बोली है कि जिनमें एक्शन नहीं होता उनके अंदर क्या यूज हो रहा होता है, वर्ब कौन से वाला, शाबाश, कौन से यूज हो रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। मेन वर्ब यूज नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। तो अब जरा ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। दुनिया जहां में जितने भी नॉन एक्टिविटी वाले पास्ट के सेंटेंसेस हैं, नॉन एक्टिविटी वाले पास्ट के सेंटेंसेस हैं, उनमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके सामने आ रहे हैं। या तो यूज होगा वाज, या यूज होगा वर, या यूज होगा हैड।
और कितने पास्ट में यूज होते हैं जिसमें स्टेट की बात भी होगी, एग्जिस्टेंस की भी होगी और पोजेशन की भी होगी? कितने होंगे? हजारों तो होंगे ना। उन हजारों के हजारों सेंटेंसेस में सिर्फ ये 3 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं बस। आ गया एस वी, तो इसका मतलब है सेंटेंस कंप्लीट है। समझ? वी की जगह पे क्या आएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। क्लियर ये बात? अब जरा अगली बात सुनिएगा। दुनिया जहां में जितने भी प्रेजेंट के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके साथ यही हेल्पिंग वर्ब आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। या तो आएगा इज, एम, आर, या हैज और हैव। इसी तरह दुनिया जहां में जितने भी फ्यूचर के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस यूज होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? ये वाले हेल्पिंग वर्ब जो मैं आपको बता रहा हूं। या तो आएगा विल बी, शैल बी, या आएगा विल हैव और शैल हैव। बस दुनिया जहां में जितने भी नॉन एक्टिविटी के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। अब जरा मैं आपको डिफरेंशिएट करवा दूं, चलो मैं कुछ समझा दूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। मैं कहता हूं जनाब आप मुझे बताएं मैं हूं, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? स्टेट के साथ मेरे साथ बात करें, मतलब उस सेंटेंस की हालत के साथ, टाइप के साथ। स्टेट है, एग्जिस्टेंस है, पोजेशन है? ये एग्जिस्टेंस है मेरी, मैं हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हूं, ये क्या है? ये क्या है? स्टेट है। इसी तरह मैं कहता हूं वो प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर है यार जालमो, हाँ एग्जिस्टेंस है, वो प्रोजेक्टर एग्जिस्टेंस है। ये अभी मैं जो आपको भी थोड़ी गुड न्यूज़ दूंगा ना, ये आपको बहुत बड़ा सुकून देगी, इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये समझ नहीं ना आएगी ताड़ी अंग्रेजी सही नहीं होनी, इसलिए मैं एग्जांपल आपको बार बार दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ। और अगर एक्सेस करनी होगी तो वही वो जो डे 9 तक के मैंने लेक्चर्स आपको दिखाए हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वो एक्सरसाइजेज मिलती जाएंगी और इसको स्ट्रेंथन करेंगे आप। और जब तक ये स्ट्रेंथन नहीं होगा आपके सेंटेंस अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे एक और बात बताएं, मैं कहता हूँ जनाब वो एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, है था ना, वो क्या है? वो क्या है? पोजेशन है। अच्छा, इसको स्टेट बना सकते हो मेरे पास तुम हो को? हाँ, मेरे पास वो है, तो मेरे पास वो है तो आई हैव, आई हैव तो वो पोजेशन हो गया। हाँ, ओए हो, सिर्फ तुम हो यार, बात सुनो इसकी, सिर्फ तुम हो, ओए हो, वाह वाह भाई क्या बात कर दी आपने। सिर्फ तुम हो ये क्या है? मैं तो पहले उसका मजा ले रहा था ना। सिर्फ तुम हो ये क्या है? एग्जिस्टेंस। स्टेट बनाना हो तो क्या करोगे? तुम हो, तुम हो तो स्टेट बनाओ भाई। यही आपकी, मैं ये जो इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? हाँ ना, तुम जिंदा हो ये क्या है? स्टेट है ना, तुम जिंदा हो, वेरी गुड। ये चीज है, ये इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ये क्रिएटिविटी से आता है। और ये क्रिएटिविटी कैसे आती है? जब असाइनमेंट्स खुद करेंगे, वरना पेपर चाहिए होगा ये क्या हो गया, ये टेंशन होती है। क्योंकि वो पेपर में ऐसे ही होता है, असाइनमेंट किसी की आ जाती है, हम कहते हैं अच्छा ये है, हो गया, दूसरा हो गया, हो गया, हो गया। पेपर से एक दिन पहले सब कुछ देख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जब पेपर सामने आता है, हो ये क्या हो गया, फिर हमें टेंशन पड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजों को समझना जरूरी है। स्टेट, एग्जिस्टेंस, पोजेशन। अब आपने घर जाना है ना, तो घर जाते हुए आपने हर जगह पे इन 3 चीजों के राग आपने हैं। अगर कोई पोजेशन है तो उसको स्टेट में चेंज करने की कोशिश करो, जो स्टेट है उसे एग्जिस्टेंस में चेंज करने की कोशिश करो। ये करोगे, आगे गुड न्यूज जो बता रहा हूं वो आपकी और स्ट्रेंथन होगी। अब मैं बात की तरफ वापस आता हूं। जनाब दुनिया जहां में जितने भी सेंटेंसेस यूज होते हैं नॉन एक्टिविटी के, उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना सेक्शन, सिर्फ ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं पोजेशन के लिए। किसके लिए?
दुनिया जहां में जितने भी नॉन एक्टिविटी पोजेशन के सेंटेंसेस होंगे उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हजारों सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, कोई 2-3 की बात नहीं कर रहा, हजारों सेंटेंसेस। अगर पास्ट का होगा तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब, अगर फ्यूचर का होगा तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट का होगा तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब बस। और बाकी वाले ये जो आपको नजर आ रहे हैं उनमें स्टेट और एग्जिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है साथ। अब मैं आपसे जरा कुछ फायदे के लिए पूछ ही लेता हूं, देखता हूं कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता। मुझे एक बात बताइएगा भाई, वो दरमियान वाले भाई, वास का मतलब क्या होता है? था, कुड़ी नु भूल ही गए यार, हैं? था या थी? था या थी। इसी तरह वर्ग का मतलब क्या होता है, आप बताओ? वर्ग का थे। तो जमा में क्या आ जाएगा? थे, थी, थे के साथ थी। और इसी तरह हैड का मतलब क्या होता है? चुका नहीं, शाबाश। रखता था, रखती थी, रखते थे। या पास था, पास थी, पास थे। जैसे मेरे पास वो था, मेरे पास तुम थे, मेरे पास वो थी। ओहो नहीं नहीं, नाना जज्बाती हो। मेरे पास तुम थे। समझ आ रही है बात की? तो बात ये समझना जरूरी है कि हम इसमें, जब इसको मैं हेड के तौर पे हम यूज कर लेंगे इसको, तो बात अगली हम करते हैं। इज का मतलब क्या होता है? एम का मतलब हूं। क्या मतलब होता है? हूं। जैसे मैं एक लड़का हूं, समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी सही कहा। तो मैं एक लड़की हूं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हद होंगी। हाँ को बिचली शाह हो तो वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आर क्या होता है? हैं, शाबाश। है इसका मतलब क्या होता है? रखता है, रखती है, रखता है, रखती है। ये मैं सिंगुलर कह रहा हूं, ठीक है? रखता हूं, ये सारे सेक्शन में। और हैव प्लूरल के तौर पे यूज होगा। इसी तरह फ्यूचर, ये बात करते, अच्छा ये जो आर है ना, आर का एक मतलब हो भी होता है। आप एक लड़के हो या आप एक लड़की हो तो यू आर। समझ आ रही है बात की? इसी तरह विल बी का मतलब क्या होता है? होगा। और हमेशा याद है कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल। लिखने में यह रूल आज भी बरकरार है। हां अगर आई श्योरली, इंशाअल्लाह ऐसी बातें, तो फिर आप आई और वी के साथ और हर एक के साथ फिर विल यूज करें, फिर आप हर एक के साथ विल यूज करें। शैल वाला वो रूल फिर छोड़ दें। इसी तरह विल हैव, शैल हैव, रखेगा, रखेगा, रखेगी, रखेंगे। क्लियर है? अब ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनके बारे में याद रखें कि इनको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इनको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मिसाल के तौर पर कोई नॉन एक्टिविटी सेंटेंस किसी को पता हो वो मुझे बता दे जी। नॉन एक्टिविटी सेंटेंस उर्दू में को बता दे मुझे। कुर्सी पर बैग पड़ा है। कुर्सी पर बैग पड़ा है। तो जनाब इधर आ जाइए। मैं कहता हूं जी मेरा बैग कुर्सी पर है, यही है। इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना दुनिया का आसान तरीन काम है। कैसे? आपने एक एक वर्ड की बस इंग्लिश करनी है। मेरा का मतलब क्या होता है? शाबाश, मैं कर देता हूं, माई। बैग का मतलब क्या होता है? बैग। कुर्सी का क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? और है का मतलब क्या होता है? इज। इसे सीधा कर दो, खुद सीधा, जहां पे आपको सूट करता है आप कर दो। अच्छा अगर मैं ये करना चाहूं, बैग माई ऑन चेयर इज, क्या सही लगेगा? ये ऐसे सेंटेंसेस जिनकी खूबसूरती ऐसी है कि आप इनको टेढ़ा लिख ही नहीं सकते। हर वर्ड की सिर्फ आपने इंग्लिश करनी है और उसको सीधा करके लिख देना है, काम हो गया। हर वर्ड की आपने इंग्लिश करनी है, उसको सीधा करना है, काम हो गया। तो ये हैं जनाब सारे के सारे नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, जिनका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस, जो कि इनमें सिर्फ क्या यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। इनमें क्या यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब मैं जो गुड न्यूज थी उसको आपकी तरफ लेके आ रहा हूं। ये जो सेक्शन है जिनको एक्शन वर्ब्स का, नॉन एक्टिव एक्शन वर्ब्स का नाम देते हैं, इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस, ये जो भी मैंने आपको बताया कि बस आपने एक एक ही क्या करनी है?
इंग्लिश लिख देनी है और उसको सीधा करके लिख देना। अगर सिर्फ यही आपको आए तो दुनिया जहां में लिखी जाने वाली 28% इंग्लिश आपको आ जाएगी। कितने परसेंट? 28% इंग्लिश। ये 1/4 से भी ज्यादा बनता है। यानी मतलब क्या कि हर 4th सेंटेंस दुनिया का नॉन एक्टिविटी सेंटेंस होते हैं, दुनिया का हर 4th सेंटेंस। और हम इसी के अंदर भी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। दुनिया का हर 4th सेंटेंस, छोटी बात नहीं। यानी आप देखें, एक पेपर जब करके आते हैं तो उस पेपर में कितने सेंटेंस लिख रहे होंगे? 200 कर रहे होंगे, फर्ज करें। अगर 200 सेंटेंस आप लिख के लाते हैं तो उन 200 सेंटेंसेस का 1/4 कितना बना? 50 वर्ड्स। 50 आप सेंटेंसेस लिखते हैं किसके? नॉन एक्टिविटी के। 50, चूंकि 28 है तो कीमत 53 54 पे जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और अगर हमारी सिर्फ ये गलतियां ठीक हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पेपर के अंदर 100 में से मिनिमम 28 नंबर तो सिक्योर कर गए ना। बात समझ आ गई है? इसलिए मैं कहता हूं पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, बस हमें आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। अब आपके जरा पेपर्स को मैं इसके साथ देखूं, समझाऊं। मुझे आप एक बात बताएं, फिशबॉन, एफिनिटी, पैराग्राफ राइटिंग, इन तीनों में आपको बुक चाहिए कि कॉन्सेप्ट चाहिए? इसमें आपको खुद लिखना आना चाहिए कि रट्टा मारना चाहिए? इसी तरह जो लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनमें रटे काम आ जाएंगे या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ये 20 नंबर का ये है, पहला 30 नंबर का, कितने नंबर हो गए? 50 नंबर। अब वो जो हमारे पास एमसीक्यूज का पोर्शन है, जिसे आप कहते हैं कि जनाब वो एमसीक्यूज हैं, कोई कहता है कि यही 15 कर लो एमसीक्यूज और इसके आंसर यही है, बस उसको कवर कर लो। अगर आपको खुद पढ़ना नहीं आएगा, खुद पढ़ नहीं सकेंगे, तो आप 20 नंबर ले लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे ले सकते हैं आप नंबर? क्योंकि उसके लिए इंग्लिश समझ नहीं आना ज़रूरी है। आप PRC 2 इंग्लिश में पढ़ रहे हो, PRC 3 इंग्लिश में पढ़ रहे हो, 4 इंग्लिश में पढ़े हो, यहाँ पंजाबी चे इंग्लिश ही है ना। 5 किस में पढ़े हो? इंग्लिश में पढ़े हो। तो भाई पढ़ तो आप इंग्लिश में रहे हो, वो समझ आ रहा है ना, तो फिर इधर क्यों नहीं समझ आता? अटेंशन नहीं है। गलती अच्छी बात है ना, गलती जितनी निकलेगी उतना ज्यादा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ। तो बात मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको आता है, वो 20 नंबर का सेक्शन भी आता है, लेकिन क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? बार बार प्रैक्टिस से, और अपने आप पे यकीन करते हुए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब ये 20 नंबर का जो पोर्शन है 70 हो गए, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंग्लिश में। 10 नंबर है प्रेसी राइटिंग के, और उसमें क्या करना पड़ेगा? रटा है कोई? खुद करना है ना। कितने वर्ड्स का? 101 कर सकता हूं? 102 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। करूंगा वो सेक्शन रेड हो जाता है, सारा कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। आइडियल यही है 95 से 100 के दरमियान रहे, उससे और अच्छा है 90 से 100 के दरमियान रहे, लेकिन 100 तो उत्ते नहीं जाना। ऐसा साडियां गलतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ कर रहे होंगे, तो फिर ਅਸੀਂ कहना पेपर क्यों फेल हुआ, ये वजह है। किसी और में लिमिट है? किसी और पेपर के किसी सेक्शन में लिमिट है वर्ड्स की? पैराग्राफ राइटिंग कितने वर्ड्स की लिमिट है? 150। 151 हो सकते हैं? नहीं हो सकता। यही लिखना है आपने। और 151 का मतलब क्या है? सिर्फ 14 तो 15 लेना यार, तो ज्यादा नहीं है। ਐਵੇਂ नहीं ਅਸੀਂ लिख देते फिर फेल हो जाते हैं। हद होंदी यार, मतलब एडा आसान पेपर है। बस वही है कि आदतां पुरानियां पईयां सानू। फर्स्ट सैकेंड ईयर गैस मिल जान, रट्टे मारो, तो वही जड़ा है वो तुहाडा लगा है कि जनाब वो टीचर जड़े ने वो समझते हैं कि ऐसी असाइनमेंट दे के कामयाब हो रहे हैं। वो अपने आप से जान छुड़वा रहे होते हैं, मगरों ला रहे होते हैं आपको। खुद करके आओ। हैडिक लेनी पड़ती है, इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि मसला है उन्होंने अपनी अंग्रेजी खराब है। मसला है वे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो चेक करता है बहुत अच्छा है बच्चा, वो ये बहुत अच्छी बच्ची है वो टीचर, अगर वो कर रही है तो सारी है ना, मतलब फीमेल भी को पढ़ा रही होंगी। तो जो असाइनमेंट्स चेक करते हैं दे आर आइडियल, वो हलाल खा रहे हैं। सिंपल सी बात ये, क्योंकि उन्हें आता है, और वो बच्चों को हराम की तरफ, मतलब फेल की तरफ नहीं लेके जा रहे। अगर बच्चों को फेल और पता भी है कि उनको लिखना पड़ेगा और फिर भी उनके असाइनमेंट चेक नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे क्लास के अंदर उनको बैठा के एक के साथ चेक नहीं कर रहे, तो फिर वो काम खराब कर रहे हैं, बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने आ लगेगी, सिंपल गल है, सीधी गल है। हाँ तो सही बात है, क्यों कर रहे हैं ऐसा?
मुझे आप बताएंगे 80 नंबर है, आप ले सकते हैं खुद लिखे बगैर? सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लेते जाएं, 40 दिन 50 दिन का लेक्चर है, कॉन्सेप्ट लेते जाएं, मुझे बताएं आप करेंगे पास? नहीं, लिखना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, लिखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखना ही सब कुछ है इसके अंदर। 80 मार्क्स हैं भाई, बाकी 20 नंबर वोकैबुलरी है, वो जिसकी असाइनमेंट करनी है प्लीज करो, जिनने रट्टे मारने ने प्लीज मारो, जरूर करो, और उन्हें कहो वोकैबुलरी के दें, लेकिन बाकी टॉपिक्स दें बस। हम टॉपिक्स के लिए तैयार हैं, तो मैं भी यही टॉपिक ही देना। मैं कभी सॉल्व असाइनमेंट नहीं दी। हाँ, कोई कहता है सॉल्व असाइनमेंट, मैं कहता असाइनमेंट चेक की हुई है, चेक कर लो, और वो जो चेक की हुई है मुझे दिखा दो कोई टीचर जिसने कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया जिसने इतनी ज़्यादा असाइनमेंट चेक की हो जो कर रहा हो। मैं डेली बेसिस पे तकरीबन कुछ 70 असाइनमेंट चेक कर रहा होता हूँ ऑनलाइन बच्चों की, तकरीबन 50 से ऊपर, और डेली करके भेजता हूँ मैं बच्चों को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे भेज रहा होता हूँ। असाइनमेंट चेकिंग के लिए कुछ बच्चे जो है वो पे कर रहे होते हैं, मैं उनकी असाइनमेंट चेक कर रहा होता हूँ, तो मैं असाइनमेंट्स मैं तो सारी चेक करके देता होता हूँ। मैं ये तो नहीं उन्हें कहता कि यही है जे इतो रट्टे मारो तो कवर कर लो, ये हलाली तरीका नहीं है, ये हराम खा रहे हैं, ऐसे ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना। और अगर आप लोग भी कर रहे हो तो आप उन पेरेंट्स के पैसे हराम कमा रहे हो, कर रहे हो उसको, क्योंकि आपको पता भी है कि वैसे पास नहीं हो सकता और फिर भी आप रट्टे मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप ऐसे कर रहे हो ये जान के भी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ये 28% सेक्शन यहीं पे आपका कवर हो जाएगा। अब मैं आपको ज़रा पेपर आसान पास करने का बता दूं कि अगर आपकी सिर्फ ये बेस कवर होती है ना, इंग्लिश की बेस कवर होती है छोटी छोटी, मैं फर्ज करता हूं कि 28% ये, और जो टेंसेज है ना उनका सिर्फ आपको थोड़ा सा सेक्शन आता है, तो उस सूरत में भी आप बड़े आराम से पेपर पास कर सकते हो। वोकैबुलरी का जो सेक्शन मैंने दिए हुए हैं ना बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह के लिए, उसमें मिनिमम बच्चे के मार्क्स जो है ना वो 16 से 18 आ जाते हैं वोकैबुलरी के पोर्शन में। मैं फर्ज करता हूं जनाब 16 नहीं आते, आपके 12 मार्क्स आ जाते हैं, मैं और 8 कम कर देता हूं, 8 नंबर आपके कम कर देता हूं, मैं कहता हूं जी 12 मार्क्स आपके आए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 30 मार्क्स के फिश बॉन, और फिश बॉन एफिनिटी है और साथ पैराग्राफ राइटिंग है, इनमें चॉइस होती है ना। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूं, अभी मेरे ज़हन से सवाल है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि फिश बॉन का मुझे टॉपिक अच्छा लगा है पैराग्राफ राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं पैराग्राफ उसका लिख लेता हूं, लेकिन जो है ना 10 मार्क्स वो मैं एफिनिटी का कर लेता हूं। ऐसा कर सकता हूं? नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे पूरा अटेम्प्ट करना है, जो एक मैंने पकड़ा उसको पूरा अटेम्प्ट करना है। उस सेक्शन के अंदर फर्ज करें कि फिशबोन सेंटेंस, उसमें क्या गलती करवाते हैं टीचर्स, वो कहते हैं पॉइंट्स लिखो। आप लोगों को क्या कहते हैं? पॉइंट्स लिखो। ओ भाई पॉइंट नहीं लिखने, पॉइंट लिखने हैं फॉर योर बेसिक क्रिएटिविटी। उसके बाद फिर आपने जो 3 कॉजेज लिखने हैं, 3 इफेक्ट लिखने हैं, वो कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में लिखने हैं। अगर उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हो तो आधे मार्क यहीं पे खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि वो जो क्रिएटिविटी थी वो आपने यहां पे डेवलप की, और उस क्रिएटिविटी में से आपने 3 कॉजेज लिखे और 3 इफेक्ट्स लिखे। तो सेंटेंस प्रॉपर पूरा बनाना जरूरी है, और छोटा सेंटेंस बना लें, चाहे 6 वर्ड्स का बना लें, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अंदर मैं कहता हूं जी जो फिश बॉन है, आपके मार्क्स फर्ज करें आपके 5 आ गए 10 में से, 3 कॉज 3 फाइज बस, यानी 3-3 जुमले लिखने हैं बस आपने भाई, छोटे छोटे। 5 भी आ गए, वैसे इसमें हाईएस्ट 8 आते हैं, मैं कहता हूं 5 आ गए, कम कर देते हैं इसको। पैराग्राफ राइटिंग आपका 20 मार्क्स का, इसमें हाईएस्ट आते हैं 17, किसी ने और एक्सेप्शनल लिखा है तो 18 मार्क्स आ जाएंगे। मैं कहता हूं इतने भी नहीं आते आपके, इसमें मार्क्स आ जाते हैं 10, ज्यादा नहीं आते, आप 50% मार्क्स ले रहे हो उसमें। ये वाला सेक्शन आ गया। इसी तरह आपका क्या सेक्शन है? एमसीक्यूज वाला, और एमसीक्यूज के साथ क्या है? प्रेसी राइटिंग। मैं ये समझता हूं कि प्रेसी राइटिंग में मैं समझ लेता हूं, मैं कह लेता हूं कि आपका इसमें से एक भी नंबर नहीं आया, 0 नंबर, कोई नंबर नहीं आप ले सके, 10 नंबर आपके गए। जो एमसीक्यूज का पोर्शन है, जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक कंफर्म है कि इसमें 16 से 18 तो कंफर्म आते हैं। मैं फिर भी कहता हूं यार 16 से 18 नहीं आपके आते, फर्ज करो 12 नंबर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 12 नंबर। मैं इसमें भी ये काम कर लेता हूं, मैं इसको भी लेके आ जाता हूं, ठीक है। अब अगर ये वाले सेक्शन को अगर हम सिर्फ यहां पे लेके आए तो क्या बनता है? 12 है, 15 है, 12 है, कितने बने? कितने यार की बंदे हो तुसी। आपका 80 मार्क्स के पोर्शन में ये तकरीबन 39-40 बन गया ना। बाकी लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है, राइटिंग के पोर्शन के अंदर आपको बताया होता है कि सेंटेंसेस आपने क्या करना है। मैं फर्ज करता हूं उसमें भी आपके 11-12 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते, तो आप बड़े आराम से पेपर पास कर सकते हो।
सबसे पहले तो अपने आप पे ये यकीन करना सीखो, अपने आप पे ये यकीन दिलाना खुद को सीखो कि भाई ये पेपर मुश्किल नहीं है। जब भी करो ना तो अपने आप को एक चीज समझाओ कि यार इट इज इजी। जब आप अपने दिमाग को समझाते हो ना यार कोई मसला नहीं है, ऑल इज वेल, फिल्म एक ही है ना, ऑल इज वेल, सिर्फ ऑल इज वेल देते हैं लाओ, तो आपका दिमाग चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि सी लॉ आपका कैफ पोर्शन है, उसके अंदर एक पेपर है सी लॉ। उस सी लॉ की सर आतिफ की क्लास के अंदर एक स्टूडेंट थी जिन्होंने क्लास के अंदर उन्होंने कहा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट से नफरत है, मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और जनाब जब रिजल्ट आया तो उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट था, उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट था, जिसने क्या कहा था मुझे नफरत है। सर आतिफ ने पूछा कि यार आप तो कह रही थी कि मुझे ये पेपर पसंद ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात, मैं उसको अपनी डेफिनेशन में खुद कन्वर्ट करता हूँ, कि उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज़ को अपने ऊपर लागू किया था जिसे हम कहते हैं हैबिट, आदत। साइकोलॉजी के अंदर आदत की डेफिनेशन होती है कि हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आदत है। हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आदत है। मोटरसाइकिल मुंडिਆਂ ਨੂੰ तो पता है सारिਆਂ ਨੂੰ, पहली बारी गेयर पान लगे भी पता नहीं की हो रहा सी, ब्रेक लाने लगे भी बड़ा ध्यान हुंदा सी। अब क्या है, अब बाइक चल रही है, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही है ना, सही बात है कि नहीं? बाइक चल रही होती है, गियर भी आप ही पै रहे हैं, ब्रेक भी आप ही लग रही हैं, हर काम हो रहे हैं, लेकिन सोच कहीं और है। क्या है? आपको उसकी आदत हो गई है। अच्छा, कोई बंदा कहता है कि यार मुझसे पढ़ा नहीं जाता या रात को जल्दी सोया नहीं जाता, तो क्या करना है? बार बार सो, यहां तक कि सोना आसान लगने लगे, आदत हो जाएगी। पहले भैड़ी आदत भी तो पई सी ना रात को जागन दी। सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, बार बार उठो, यहां तक कि उठना आसान लगने लगे, आदत हो जाएगी। पीआरसी 1 ऐसे लिखा नहीं जाता, वो बार बार लिखो, यहां तक कि लिखना आसान हो जाए, आदत हो जाएगी। पास नहीं होता, बार बार कोशिश करो, हो जाओगे। सिंपल सी बात ये, हर चीज कोशिश है, कंसिस्टेंसी है। ये काम जब आप करोगे तो जनाब कंफर्म पास होगे, हो ही नहीं सकता पास नहीं आप हो सकते। ये बहुत आसान पेपर है। पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं जो 6 अटेम्प्ट्स लग गई हैं। एक बच्चे का वॉइस नोट मैं तो किसी ने कभी सुनाया नहीं, बकायदा रो रहा है वो बच्चा, सर मुझसे नहीं पास होना सर मैं खुदकुशी कर लूंगा सर, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ सर। मेरे घर वाले कहते हैं करना सिर्फ ये एक पेपर रह गया है। मैं वो कैफ कैंपस में सर जवाब की क्लासेस भी ले रहा था, मुझे पता था मैं पेपर पास हो जाएगा, फिर फेल हो गया हूँ मैं सर, मेरे सारे पैसे चले गए सर, मैं क्या करूँ? मैं नहीं यानी इतने जज्बाती उसके बयान थे। शुक्र है पास हो गया अगले अटेम्प्ट में, वो चला गया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अपने आप पे थोड़ा यकीन करना सीखें और बस अपना ना रास्ता सीधा रखें। जब तक रास्ता सीधा नहीं ना मिलता तो फिर वो मसाइल आते हैं। हमारी एबिलिटीज होती हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता चल रहा होता, तो उस रास्ते को देखें। आखिरी बात करके फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। जनाब मैंने कहा था कि 28% इंग्लिश आपकी हो जाएगी। आपने डे 2 या 3 होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है ताकि वो हो जाए। इसके साथ अगली बात ये करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन हो रहा हो, यानी इन अदर वर्ड्स क्या, कि उनके अंदर मेन वर्ब यूज हो रहा हो। आप याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस को हम टेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये टेंसेस की डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछे जी टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर मेन वर्ब आता है हम कहते हैं वो क्या है? सेंटेंसेस। यहीं से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।